जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आ गया हूँ दोस्तों, जिसमें कि हम लीडरशिप को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। सो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप सभी को पुनः फिर से बता दूँ दोस्तों कि ये क्लास पूरा नोट्स पर आधारित है, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो आइए दोस्तों, हम समझते हैं यहाँ पे लीडरशिप को। सो यदि मैं कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के आधार पर लीडरशिप के बारे में बताऊँ दोस्तों, सो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि लीडरशिप क्या होती है। यह किसी स्थिति में निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से काम करने के लिए या फिर अन्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए जो प्रक्रिया जो किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, सो इसको मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि यह किसी स्थिति में निर्दिष्ट कार्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से काम करने के लिए या फिर अन्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया गया एक प्रक्रिया है, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं, ठीक है? लीडरशिप के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण भी हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, जो कि नेतृत्व के लक्षण के आधार पर हमें देखने को मिलता है। पहला जो लक्षण आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है लीडरशिप की भावना है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है, ठीक है? यहाँ पे डबल पॉइंट हो गया है, ठीक है? यानी कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करने, यानी किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है, ठीक है? सो सेकंड थर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नेतृत्व और नेता तथा अनुयायियों के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताता है। तो हम कह सकते हैं ये गुण यदि पाए जाते हैं तो कहीं न कहीं उसमें लीडरशिप की भावना या लीडरशिप के गुण उनमें हैं। ये हम समझ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर रहा है। उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, इसमें लीडरशिप के गुण हैं, ठीक है? यहाँ पे मुख्य रूप से यदि हम नेतृत्व के लक्षण के आधार पर देखें दोस्तों, 3 पॉइंट आपके यहाँ से निकल के सामने आता है। पहले तो किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। हम कह सकते हैं जी हाँ, ये सही है लीडरशिप के आधार पर। इसके बाद में नेक्स्ट अगला यदि आपको याद रखना है कि नेतृत्व यानी कि नेता या अनुयायी के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताता है। इसका मतलब लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। हम कह सकते हैं ये नेतृत्वता के इनके लक्षण हैं, यानी कि लीडरशिपता के गुण यहाँ पे इनके दर्शा रहे हैं, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं दोस्तों, जो कि विभिन्न लेखकों ने अलग-अलग मतों के आधार पर उन्होंने अलग-अलग आधार पर वर्गीकृत किया है, अलग-अलग परिभाषित किया है, हम ये कह सकते हैं। एक-एक पॉइंट पे हम नज़र डालते हैं। यहीं पे यदि मैं बात करूँ दोस्तों, जॉर्ज टेरी की, जॉर्ज टेरी महोदय कहते हैं कि नेतृत्व एक प्रक्रिया है, यानी कि व्यक्ति को प्रभावित करने की जिसमें वे स्वेच्छा से सामूहिक और साथ ही साथ उद्देश्यों के यानी कि प्रतिस्पर्धा हो सके। ये जो जज टेरी महोदय कहते हैं दोस्तों कि जो नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, जिसमें स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए एक प्रतिस्पर्धा हो सके, इसके लिए ये कार्य किया जाता है। नेतृत्व को आपने समझा दोस्तों, जॉर्ज टेरी के आधार पर। यहीं पे यदि मैं बात करूँ दोस्तों, हैरोल्ड कुंडन्स एंड हिरज वेहरिस के द्वारा। ये कहते हैं दोस्तों कि नेतृत्व व्यक्ति को प्रभावित करने की एक कला है अथवा एक प्रक्रिया है, ठीक है? जिसमें वे अपनी इच्छा और उत्साह से सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा हो सके। यहाँ पे जो हैरोल्ड कुंटस और हेज वेहरिस महोदय कहते हैं दोस्तों कि नेतृत्व व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए एक कला अथवा एक प्रक्रिया है, ये कहा है उन्होंने, जिसमें कि व्यक्ति अपनी स्वेच्छा और उत्साह के साथ में समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धित हो सकता है, हो सके। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये इनके लक्षण है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है ग्लोएक। ग्लोएक महोदय कहते हैं दोस्तों कि नेतृत्व एक पारस्परिक व्यवहारों का एक समूह है, जिसमें यानी कि जिसकी रूपरेखा कर्मचारियों को उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग के लिए प्रभावित करने के लिए बनाई गई है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, कि जो ग्लोएक महोदय कहते हैं कि नेतृत्व एक जो है पारंपरिक व्यवहारों का एक समूह है, इन्होंने ये माना है, और जिसकी रूपरेखा जो है कर्मचारियों को उद्देश्यों की प्राप्ति के सहयोग के लिए प्रभावित करने के लिए बनाई गई है, ठीक है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेताओं यानी कि लीडर और प्रबंधक, यानी कि जो मैनेजमेंट करता है, मैनेजर जो होता है, इनके मध्य में क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। लीडर की यदि हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये एक दृष्टिकोण बनाने के लिए यानी कि यह एक दृष्टिकोण बनाने के लिए होता है, जिसमें कि दिशा निर्धारित करने और
सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है नेताओं के द्वारा। ठीक है, यहीं पे यदि मैं बात करूं दोस्तों प्रबंध मैनेजर की, सो ये वे विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं या कार्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो संसाधनों की योजना बनाने और व्यवस्थित करने और नियंत्रण करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सो दोनों में आपको अंतर यहाँ पे ये देखने को मिल रहा होगा कि ये इस यानी कि यदि हम लीडर्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो एक दृष्टिकोण बनाने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ दिशा निर्धारित करने और सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रेरित करने पर ध्यान दिया जाता है। जबकि यहाँ पे हमने देखा जो है प्रबंधक में कि वे विशिष्ट उद्देश्यों और कार्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की योजना बनाने के लिए और व्यवस्थित करने और नियंत्रण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो दोनों में यहाँ पे अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अंतर आपको देखने को मिलेगा कि नेता चरित्र, प्रेरणा और करिश्मे के माध्यम से प्रभावित यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, सो लीडर के माध्यम से। इसी के बाद में यदि मैं मैनेजर की बात करूँ, प्रबंधक की बात करूँ दोस्तों, ये प्रबंधक अधिकारी जो है प्रतिनिधि मंडल और निरीक्षण निरीक्षण के माध्यम से प्रभावित करते हैं। सो दोनों में अंतर कहीं ना कहीं आपको अलग देखने को मिलता है कि जो नेता अभिनेता जो होते हैं, ये नेता नेता या चरित्र, प्रेरणा और करिश्मे के माध्यम से ये प्रभावित करते हैं। यहीं पे ये जो प्रतिनिधित्व मंडल के माध्यम से और निरीक्षण के माध्यम से ये प्रभावित करते हैं प्रबंधक। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको यहाँ पे अंतर के रूप में देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा कि नेता जो होता है ना, नेता यथा स्थिति को चुनौती देकर और नए विचारों को पेश करके और परिवर्तन के माध्यम से संगठन का मार्गदर्शन करके परिवर्तन लाते हैं। यहीं पे बात करूं दोस्तों मैनेजर यानी कि प्रबंधक की, तो ये क्या करते हैं, ये अपने यानी कि ये उन परिवर्तनों को लागू करते हैं और उन परिवर्तनों को लागू करते हैं जो क्रियान्वित करते हैं, चूंकि नेता शुरू करते हैं। सो पहले स्टार्ट इन्होंने किया, नेताओं ने किया, इसके बाद में उन्हीं नेताओं के द्वारा जो क्रियान्वयन किया गया कार्य है उसे जो है पूर्ण रूप से लागू या परिवर्तन को लागू और क्रियान्वित करने का कार्य किनका होता है, प्रबंधक का होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों नेताओं में कि नेता अपनी टीम के सदस्यों को सशक्त बनाने और विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही प्रबंधक यानी कि मैनेजर की यदि हम यहाँ पे बात करें, सो मैनेजर जो होता है ना, अधिक कार्य उन्मुख होता है और कर्मचारियों को निर्देशन और पर्यवेक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखते हैं लीडर की। सो ये जोखिम उठाने वाले होते हैं, जबकि यदि हम प्रबंधक की बात करें तो ये जोखिम का प्रबंधन होते हैं यानी प्रबंधन करते हैं, यहाँ पे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये नेताओं नेताओं जो नेता जो होता है ना, नेता का अनुयायी होता है लीडर, है ना। यहीं पे यदि मैं बात करूँ दोस्तों प्रबंधक की, सो प्रबंधक के पास में अधीनस्थ होता है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि अंतर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे पॉइंट उठा के पूछ लिया जा सकता है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि अच्छे नेता के क्या गुण हो सकते हैं। सो हम यहाँ पे समझते हैं अच्छे नेता के क्या गुण होने चाहिए। सो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ अच्छे नेता के गुण की, तो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर यदि हम देखें, सो स्वस्थ होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए और एक नेता को मेहनत पूर्वक कार्य करने में सहायता देती है, जो कि दूसरों को उसी उत्साह या फिर लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सो पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शारीरिक विशेषता के आधार पर सो नेता क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, यानी कि उसे सहन करने की क्षमता होना चाहिए उसमें, और मेहनतपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में और इसी आधार पर हम दूसरों को जो है उत्साहित कर सकते हैं और उत्साह तथा लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ये गुण होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ज्ञान, यानी कि ऐसे ही व्यक्ति जिसके पास ज्ञान होता है या उसके यानी कि अपने अधीनस्थों को सही रूप से आदेश दे सके, वह प्रभावित कर सके, ये गुण भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सो पहला तो स्वस्थ के आधार पर हमने देखा कि स्वस्थ जो है स्वस्थ होना चाहिए नेता, और उसके बाद में सहनशीलता के गुण है या सहनशीलता की भावना है वो होना चाहिए। इसके बाद में मेहनत पूर्वक कार्य को करने वाला हो, जिससे कि वो दूसरों को प्रेरित कर सके उसी आधार पर। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमने देखा कि ज्ञान, यानी कि व्यक्ति इतना ज्ञानवान हो या इतने नॉलेज रखता हो जो कि अपने जो कर्मचारी है उनको सही तरीके से आदेश दे सके और उन्हें प्रभावित कर सके। सो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो गुण कहीं ना कहीं अच्छे नेता में होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए सत्यनिष्ठा, यानी कि ईमानदारी। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों सत्यनिष्ठा की, सो एक नेता जो है अत्यनिष्ठ यानी कि सत्यनिष्ठ और ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, खैर नेता कितने ईमानदार होते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छे नेता के गुण जो लक्षण हम कह सकते हैं ये होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे देखा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि पहल, यानी कि एक नेता में एक ऐसा साहस और एक पहल शक्ति और नेतृत्व की आवश्यकता होना चाहिए, जो उसे सुअवसर पर यानी कि सही अवसर का इंतजार करने के बजाय उसे सुअवसर पर हथियाना चाहिए। सो पहल के आधार पर यदि हम देखें, सो एक नेता में साहस तथा जो है पहल शक्ति या फिर नेतृत्व शक्ति होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो इंतजार करने के बजाय हर एक पहलू का या हर एक समय का इंतजार करने के बजाय उसका सही जो है उसका हम कह सकते हैं कि
समाधान निकाल सके। सो ये जो है एक अच्छे नेता में होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 5वें नंबर पे संप्रेषण कौशल, यानी कि एक नेता में अच्छे संप्रेषण कौशल के साथ अच्छा श्रोता, अच्छा शिक्षक, अच्छा परामर्श, अच्छा विश्वसनीय भी होना चाहिए। ठीक है, संप्रेषक मतलब हम कह सकते हैं कि यदि नेता में ये गुण यानी कि संप्रेषण के कौशल के गुण यदि है, तो कहीं न कहीं नेता में जो है अच्छे श्रोता के आधार पर वो अपने व्यवहार को प्रदर्शित करेगा, अच्छे शिक्षक के आधार पर जो है लोगों को जो है अच्छे से यानी कि अपनी बातों को रखेगा और उन्हें जो अपनी ओर आकर्षित करेगा, कहीं न कहीं लोगों को मोटिवेट करेगा। यहीं पे यदि हम बात करें परामर्श की, तो कहीं न कहीं जो है ये संप्रेषण के गुण अच्छे होंगे, तो कहीं न कहीं लोगों को अच्छा परामर्श भी दे पाएगा। ठीक है? संप्रेषण कौशल के आधार पर ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है अभिप्रेरणा कौशल। सो इस अभिप्रेरणा कौशल की यदि हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इसमें एक प्रभावी अभिप्रेरक भी होना चाहिए नेता को, जो कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के द्वारा करने के साथ-साथ में उन्हें प्रेरित भी कर सके। सो ये अभिप्रेरणा का कौशल भी कहीं न कहीं एक नेता में बहुत ही महत्वपूर्ण निभाता है। ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला आत्मविश्वास। सो एक नेता में आत्मविश्वास होना चाहिए तथा कठिन समय में भी उसे अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। ठीक है? सो ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि जब वह किसी तथ्य के विषय में संतुष्ट रहता है, तो उसे अपनी बात पर दृढ़ संकल्प रहना चाहिए तथा अपने विचार बार-बार बदलने नहीं चाहिए। सो ये गुण भी नेता के पास में होना चाहिए। सो क्या-क्या हमने देखा, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, जो कि अच्छे नेता के गुण, पहला हमने देखा शारीरिक विशेषता के आधार पर कि जो नेता जो है स्वस्थ हो, सहनशीलता हो और मेहनत पूर्वक हो। इसके बाद में नेक्स्ट अगला मैंने यहाँ पे आपको बताया था दोस्तों, ज्ञान के आधार पर कि जो नेता इतना ज्ञानी हो, यानी कि इतना हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ज्ञान हो, जो कि लोगों को आदेश दे सके और अपने ज्ञान के आधार पर लोगों को प्रभावित कर सके अच्छे आधार पर। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हमने यहाँ पे देखा था सत्यनिष्ठा, यानी कि ईमानदार होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था दोस्तों पहल के आधार पर कि नेता को जो अपनी शक्ति का इस प्रकार से प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि जो है उस समस्या का समाधान वो पहले ही कर सके, ना कि वो समस्या आने पर करे। ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट अगला संप्रेषण कौशल, यानी कि अपनी कला के माध्यम से, भाषण कला के माध्यम से लोगों को अच्छा यानी कि प्रोत्साहित करे, यानी कि अच्छा परामर्श दे, अच्छा मार्गदर्शन दे, ये भी गुण एक नेता में होना चाहिए। इसके बाद में अभिप्रेरणा कौशल, यानी कि अभिप्रेरणा के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो संतुष्ट कर सके लोगों को और उन्हें जो है अपने अच्छे विचारों को जो है लोगों तक पहुँचा सके। सो ये भी गुण जो है कहीं न कहीं अभिप्रेरणा कौशल के आधार पर एक नेता में देखने को मिलता है। और ये हम माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषणों में कहीं न कहीं बहुत बार सुनते हैं। आत्मविश्वास की यदि हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यह भी एक नेता में एक विश्वसनीय होना चाहिए, ताकि कठिन समय आने पर नेता विचलित ना हो, अपने विश्वास पर जो है खड़ा रहे। इसके बाद में निर्णय लेने की क्षमता, सो निर्णय लेने की क्षमता भी कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है एक नेता के नेता में। सो यह एक किसी तथ्य या किसी विषय के आधार पर यदि हम देखें, तो एक संतुष्ट रहता है, किसी विषय के आधार पर संतुष्ट रहता है, जो उससे अपनी बात पर दृढ़ संकल्प रहना चाहिए तथा उसे अपने विचारों को बार-बार बदलना नहीं चाहिए। सो ये भी एक नेता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। सो नेक्स्ट अगला हम देखते हैं दोस्तों, नेतृत्व का महत्व क्यों है? सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों नेतृत्व का महत्व की, सो पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि यह लोगों को सकारात्मक योगदान देता है, क्योंकि यह लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और लोगों को सकारात्मक योगदान देता है और अच्छे परिणाम कहीं न कहीं यहाँ से हमें देखने को मिलती है। इसीलिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों कि अनुकूलन कार्य वातावरण बनाता है, यानी कि यह व्यक्तिगत संबंधों को बनाए रखता है और साथ ही साथ अनुयायियों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है और आत्मविश्वास, समर्थन और साहस भी यहाँ से प्रदान करता है। सो ये आपने देखा अनुकूलन कार्य वातावरण के आधार पर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, परिवर्तन का परिचय देता है, यानी कि कैसे? तो यह क्या है? यह लोगों को समझने और स्पष्ट करने और परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने में मदद करता है। सो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पे देखा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है संघर्ष को प्रतिबद्ध करे, यानी कि जब किसी जो है अधीनस्थों के बीच संघर्ष हो रहा है, तो संघर्ष को संभाल सके, ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि अधीनस्थ तैयार करे, यानी कि यह उत्तराधिकारियों का निर्माण करता है और उत्तराधिकार प्रक्रिया को सुचारू बनाने में भी मदद करता है। सो ये अधीनस्थ तैयार किस आधार पर करता है, ये हमने यहाँ पे देखा दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं अच्छे नेता के क्या गुण होने चाहिए। सो एक अच्छे नेता के गुण, शारीरिक विशेषता जो कि हमने इससे पहले देखा था, यानी कि उनका व्यक्तित्व यानी कि उनका रूप हो, व्यक्तित्व और साथ साथ स्वस्थ और सहनशीलता उनमें होना चाहिए कहीं न कहीं, और अनुयायियों को काम करने के लिए प्रेरित कर सके। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ज्ञान के आधार पर यदि हम देखें, तो कहीं न कहीं संगठित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है? और जो है लोगों को एक प्रकार से जो है संगठित करके
उनका मनोबल बढ़ाए बढ़ाए और अपने ज्ञान के आधार पर उन्हें प्रेरित करें। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हमने देखा था दोस्तों, जो है ईमानदार, यानी कि नेता ईमानदार भी होना चाहिए, जो नैतिक मूल्य और सत्यनिष्ठ और ईमानदारी कहीं न कहीं उनमें होना चाहिए। पहल के आधार पर इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अवसर का लाभ उठाना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, संचार के आधार पर यदि हम देखें तो नेताओं में अपने विचारों को समझने की क्षमता होना चाहिए। साथ ही साथ उससे एक अच्छा श्रोता और शिक्षक के आधार पर जो है परामर्शदाता के रूप में भी हमें देखने को मिलना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है प्रेरणा कौशल। प्रेरणा कौशल के आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, उसमें एक अनुयायियों को समझना चाहिए और उन्हें संतुष्ट करने के लिए उनकी जरूरतों का पर भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अगला है आत्मविश्वास, यानी कि उसके पास आत्मविश्वास होना चाहिए ताकि वह अनुयायियों को दिशा और आत्मविश्वास प्रदान कर सके। सो नेक्स्ट अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे निर्णय लेने की क्षमता। सो कई बार नेता जो है सिखाया हुआ है कि निर्णय लेते हैं, सॉरी, कई बार नेता कैसे होते हैं, सिखाया हुआ निर्णय लेते हैं, यानी कि उसके पास में निर्णय का एक दृढ़ रहना चाहिए, यानी कि बार बार अपने राय या अपने विचारों को नहीं बदलना चाहिए। तो ये भी गुण कहीं ना कहीं नेताओं में होना चाहिए। नेक्स्ट अगला है सामाजिक कौशल, यानी कि उसे मिलानसार होना चाहिए, यानी कि नियम अनुसार या फिर हम कह सकते हैं अनुयायियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। सो ये भी गुण बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अच्छे नेता के गुण हमने यहाँ पे देखा दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं नेतृत्व की शैली। सो नेतृत्व की शैली के आधार पर आपको देखने को मिलेगा साथियों, जिसका अर्थ हम कह सकते हैं नेता का दर्शन, व्यक्तित्व और अनुभव और मूल्य प्रणाली होता है। ठीक है, सो इसका अर्थ, नेतृत्व का अर्थ क्या है साथियों, दर्शन, यानी कि नेता का दर्शन, व्यक्तित्व और अनुभव और मूल्य प्रणाली। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि नेतृत्व शैली नेताओं का व्यवहार और व्यवहार जो है पैटर्न, जिसे नेता एक नेता के रूप में अपनी भूमिका को प्रतिबद्ध करता है और उसे अक्सर नेतृत्वता की शैली के आधार पर वर्णित करता है। उसे हम क्या कहते हैं, नेतृत्व शैली कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यह पूरी तरह से अनुयायियों के प्रकार और संगठन की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेतृत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देखा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम इसी के जो है नेगेटिव पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कि अगर निरंकुश या फिर निर्कुश नेता है तो उनके क्या लक्षण या फिर उनके क्या गुण हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। एक निरंकुश नेता शैली का नेता आदेश होता है ना, यानी कि ऑर्डर ज्यादा देता है, जो ऑर्डरों पर ज्यादा जोर देता है और उनका पालन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, कि वह समूह समूह से चर्चा किए बिना उसके लिए नीति निर्धारित कर देता है, बिना सोच विचार किए जो है नीति को आधारित कर देता है, या ऑर्डर जो है बिना किसी से पूछे दे देता है। तो ये एक अच्छे नेता के गुण नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, भविष्य की योजना के बारे में जानकारी नहीं देता, बल्कि समूह को बस, यानी कि बस यह बताता है कि उन्हें तत्काल क्या कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, कि यह शैली के तहत निर्णय लेने की सारी शक्ति केवल नेताओं के पास केंद्रित होती है। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ देखते हैं, यह अपने अधीनस्थों को अपने निर्णय को प्रभावित करने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम देख पा रहे हैं दोस्तों, कि यह आसपास के लोगों पर जो है प्रभुत्व जमाने जैसे होते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरों के ऊपर में क्या करते हैं, दाव जमाते हैं, यानी कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि लोग हमारे, यानी कि मेरी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। ये भी एक नेगेटिव के आधार पर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि ये निरंकुश नेता होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखते हैं, इस नेतृत्व शैली का प्रयोग दुर्लभ अवसरों पर कैसे किया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा था पॉजिटिव के आधार पर, हम यहाँ पे अब नेगेटिव के आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, तो इस निरंकुश नेता जो है आदेश देता है और अपेक्षा करता है कि उसके अधीनस्थ और आदेशों का पालन करे। इसके बाद में यहाँ प्रबंधक एक शैली अनुकरण करता रहता है और साथ ही संचार केवल एक तरफ होगा और अधीनस्थ केवल प्रबंधक द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये जो है निरंकुश, या हम कह सकते हैं दुर्लभ अवसरों के आधार पर ये इनके नेतृत्व हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कि यह नेतृत्व हठ धर्मी होता है, जो कि अर्थात बदलती नहीं है, और यह एक खंड की इच्छा नहीं रखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, यानी कि नेता कैसे हठ धर्मी होता है, दुर्लभी नेता। ठीक है, इसके बाद में ये जो अपनी इच्छा को बदलता नहीं और जो है खंडन की इच्छा नहीं रखता है, बदलने की इच्छा कहीं नहीं, वो नहीं रखता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट हम देख पा रहे हैं दोस्तों, कि यह नेतृत्व शैली कई स्थितियों में उत्पादक प्राप्त करने में और प्रभावी रहता है। ठीक है, जैसे कि सेना में आपातकालीन स्थिति में, किसी कारखाने में जहां पर्यवेक्षक समय पर उत्पादक करने के लिए जिम्मेदार हो, उसे श्रम उत्पादन सुनिश्चित करने यानी कि करनी होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये एक दुर्लभ जो है नेतृत्व के आधार पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कि यह त्वरित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, so ये भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र या फिर सहभागी नेताओं के बारे में। ठीक है, so यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, लोकतंत्र या फिर सहभागी नेता की, लोकतंत्र नेतृत्व शैली में ऐसा नेता होता है या नेता समूह के साथ में परामर्श और चर्चा करने के बाद में ये आदेश दिया जाता है और यह एक सामूहिक रूप से स्वीकृति के आधार पर नीति बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि लोकतांत्रिक एवं सहभागिता नेता के क्या गुण या क्या उनके क्या विचार होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, कभी कभी लोग उन
दीर्घकालीन योजनाओं पर काम किए बिना काम करने के लिए नहीं कहते हैं, जिन पर वे काम करना यानी कि जिन पर वे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों कि वह समूह द्वारा निर्णय लेने पर पक्षधर होते हैं। सो ये भी कहीं न कहीं हमें जो है लोकतांत्रिक या फिर सहभागी नेता के गुण के नेताओं में देखने को मिलता है दोस्तों। सो ये पॉइंट देखा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पारंपरिक लाभ, यानी कि एक अधीनस्थ को टीम का हिस्सा बनाने में सहायता करता है और नेताओं को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है दोस्तों। इसके बाद में लोकतांत्रिक नेता भविष्य के लिए कार्य योजना विकसित करता है और उन्हें अधीनस्थों के परामर्श से निर्णय लेता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि वह उन्हें निर्णय लेने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। सो ये भी एक अच्छे लोकतंत्र के आधार पर देखा जाता है और इस प्रकार से कई नेतृत्व शैली जैसे आजकल अधीनस्थ आम हो गया है, क्योंकि नेता यह भी मानते हैं कि यदि लोगों ने उसके लक्ष्य निर्धारित यानी कि लोगों ने उसके लक्ष्य निर्धारित किया है और करने के लिए है, लोग उसके लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए है, या हम कह सकते हैं कि लोगों ने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो वे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। सो ये यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। सो ये आपने देखा दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं हस्तक्षेप, निष्पक्ष या फिर स्वतंत्र लगाम वाले नेताओं के क्या गुण हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसे हस्तक्षेप के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप न करना। यह एक फ्रेंच शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों देना या अनुमति देना, और जिसे हम कह सकते हैं जिसका अर्थ क्या होगा, फेयर, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, यानी कि करना। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है हस्तक्षेप का, ठीक है। इसके बाद में इसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ स्वतंत्र लगाम वाला एक नेता होता है, जो कि हस्तक्षेप वाले नेता अधीनस्थों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, यानी कि ऐसा नेता शक्ति के प्रयोग से बचता है, यानी कि ऐसा नेता कैसा होता है, शक्ति के प्रयोग से बचता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हो दोस्तों कि वह स्वयं के लक्ष्य स्थापित करने और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए काफी हद तक जो है समूह पर निर्भर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि समूह के सदस्य जो है अपनी पसंद और योग्यता के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं, ठीक है। सो ये हमने देखा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि कार्य को पूरा करने के लिए समूह पर आवश्यक जो है जानकारी और संसाधन लाने के लिए नेता बाहरी लोगों के साथ एक संपर्क व्यक्ति के रूप में मौजूद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा नेता जो है सत्ता के प्रयोग में विश्वास नहीं करता जब तक कि उसे अत्यंत आवश्यकता न हो। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, अनुयायियों को अपने स्वयं के उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने के तरीके तैयार करने के लिए उच्च स्तर की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि समूह के सदस्य अपने कार्यों पर कार्य करते हुए स्वयं की समस्याओं का समाधान करते रहने चाहिए और प्रबंधक केवल उसका समर्थन करने और उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए होता है, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे समझना है। इसके बाद में उसी समय अधीनस्थ या फिर हम कह सकते हैं निष्पादित किए जाने वाले कार्य की भी जिम्मेदारी लेता है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में नेतृत्व के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। सो पहला जो सिद्धांत हमें देखने को मिलता है दोस्तों, महान व्यक्ति सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं नेतृत्व लक्षण सिद्धांत। सो यह सिद्धांत जो लागू किया गया था दोस्तों सन 1930 से 1940 के मध्य में। यदि मैं इस सिद्धांत की बात करूं दोस्तों, तो नेतृत्व एक क्या होता है, एक सिद्धांत या फिर व्यक्तिगत गुण है और विशेषताओं पर विचार करता है, जो नेताओं को गैर नेताओं से अलग करता है। और विशेषता सिद्धांत के पीछे धारणा यह थी कि नेता पैदा होते हैं, बनाए जाते हैं, और इस अवधारणा को लोकप्रिय रूप से नेतृत्व के महान व्यक्ति सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखा दोस्तों आपने कि नेतृत्व एक सिद्धांत व्यक्तिगत गुण या फिर विशेषताओं पर विचार करता है, जो कि नेता और गैर नेताओं से अलग करता है, ठीक है। और विशेषता सिद्धांत के पीछे धारणा थी कि कहते दोस्तों कि नेता पैदा होते हैं, बनाए जाते हैं, और इस धारणा में जो है लोकप्रिय रूप में नेतृत्व एक महान व्यक्ति सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यह सिद्धांत मूल रूप से सन 1949 में जो है थॉमस क्लाई के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और सिद्धांत के पीछे कुछ धारणाएं थी कि महान नेता तब उभरेंगे जब बहुत आवश्यक होगा। सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि यह सिद्धांत यह मानती है कि एक नेता बुद्धिमान, दृढ़ता और महत्वाकांक्षा जैसे जो है व्यक्तित्व गुण के मामले में औसत व्यक्ति से होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि जो सन 1974 में स्टोगोल्डिन ने कुछ गुण और कौशलों की पहचान की थी दोस्तों, जो कि एक नेता के लिए आवश्यक होते हैं और जो इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये इसमें पूरा दिया गया है, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है व्यवहार सिद्धांत, जो कि व्यवहार सिद्धांत भी सन 1940 से 50 के मध्य में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था। और नेतृत्व का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन मनोवैज्ञानिक जो है कर्ट लेविन ने किया था, और
सन 1939 में ये किया गया था, ठीक है। और इस नेतृत्व में विभिन्न शैलियों की पहचान की गई और जिसमें कि निरंकुश लोकतंत्र और हस्तक्षेप जैसे नेतृत्वता के जो पॉइंट है यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। इसके बाद में व्यवहार सिद्धांत मानते हैं कि नेताओं के विशिष्ट व्यवहार पैटर्न को सीखने और अनुभव के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं दोस्तों। और व्यवहार संबंधित सिद्धांत जो है नेता क्या क्या करते हैं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट अगला सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा आकस्मिकता स्थिति जन्य सिद्धांत। ये क्या है दोस्तों? इसमें किसी नेता की सफलता केवल उनके गुण व्यवहार पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह संदर्भ जिसमें एक नेता अपने कौशल लक्ष्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है और यह यहाँ मायना रखता है, क्योंकि कार्य करने की एक ऐसी शैली होती है जिसमें विभिन्न स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है और इस प्रकार नेतृत्व की प्रभावशाली जो है परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। और कई शोध अध्ययन किए गए जब एक ही नेतृत्व शैली के साथ अलग अलग परिस्थितियों में असंगत जो है परिणामों के कारण एक विलक्षण करते हैं तो उन्हें स्थितिजन्य चर्य पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाता है दोस्तों। और यह सिद्धांत नेतृत्व का एक जो है परिस्थितिजन्य चर जैसे कि नेता हो गया, अनुयायी, कार्य की स्थिति या पर्यावरण आदि के बीच में एक गतिशील बातचीत के संदर्भ को देखता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, आकस्मिक स्थितिजन्य सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला नेतृत्व का लेन देन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये सिद्धांत सन 1970 के दशक लगभग में हमें देखने को मिला था और ये नेतृत्व के लेन देन का सिद्धांत माना जाता है दोस्तों सन 1947 में मैक्स वेबर द्वारा चर्चा में ये आया था और बाद में सन 1981 में बर्नार्ड एम बॉस द्वारा ये विकसित किया गया था। और ऐसी कई धारणाएं हैं जो कि लेन देन सिद्धांतों को रेखांकित करती है और जो कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि पहला पॉइंट है जब आदेश की श्रृंखला निश्चित हो और स्पष्ट हो तो लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद में जो है कार्यकर्ता पुरस्कार और दंड से प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है कि नेता के निर्देशों और आदेशों का पालन करना अनुयायियों का प्राथमिक लक्ष्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों की जो निश्चित करने यानी सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षा पूरी हो और साथ ही साथ अधीनस्थों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए। नेतृत्व में लेन देन सिद्धांतों के तहत नेता भूमिका और कार्य की आवश्यकताओं को स्पष्ट करने और अपने अनुयायियों को स्थापित लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन के द्वारा प्रेरित भी किया जाना चाहिए, ठीक है। सो ये पॉइंट आपने देखा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं लेन देन करने वाले नेताओं की कुछ विशेषताएं जो आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि आकस्मिक पुरस्कार यानी कि नेता संगठन के लक्ष्यों को पुरस्कार से जोड़ता है और स्पष्ट रूप से अपेक्षाओं से निर्देशित करता है और आवश्यक संसाधन प्रदान करता है और अधीनस्थों के लिए स्मार्ट लक्ष्य भी निर्धारित करता है। तो ये लेन देन के आधार पर जो है एक नेता की विशेषता होती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं अपवाद द्वारा प्रबंधन, यानी कि नेता सक्रिय रूप से अधीनस्थों के प्रदर्शन की निगरानी करता है और नियमों और मानकों के विचलन पर नजर रखता है और खोजता है और गलतियों को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई भी करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों की लाइसेज फेयर। इसमें नेता जो है अधीनस्थों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां से निर्णय ले सकते हैं और लेन देन वाले नेता अत्यधिक जो है निर्देशात्मक और कार्य उन्मुख होते हैं दोस्तों, जो कि अनुयायियों के साथ अपने संबंध क्षण भंगुर होते हैं और भावनात्मक बंधन पर आधारित नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत। सो नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत क्या है दोस्तों? यह एक ऐसा नेता होता है जिसमें कि अपने अनुयायियों को संगठन की भलाई के लिए अपने स्वार्थों से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है और परिवर्तन जो नेक्स्ट अगला पॉइंट देखने को मिल रहा है कि परिवर्तनकारी नेता जो है अनुयायियों की विकासात्मक आवश्यकताओं और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और साथ ही साथ अनुयायियों को निगरानी और समस्याओं के लिए एक नया दृष्टिकोण देने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार अनुयायियों को नया दृष्टिकोण देकर संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। सो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पूरा जो है लीडरशिप को समझने का प्रयास किया, जहां से पॉइंट बन सकते थे दोस्तों उन सभी को हमने यहाँ पे देखा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छा से देखा होगा और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके पुनः इसका रिविजन कर सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। और ऐसी क्लासेस इस चैनल की मदद से आप लोगों तक पहुंचाई जा रहे हैं। सो उन क्लासेसों को भी आप देखिएगा, क्योंकि इससे पहले जो क्लास अपलोड किया गया था उसका भी पीडीएफ और पूरा क्लास बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। सो वो क्लास भी आप जरूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।